सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नातेदारी संबंध या संज्ञाएं जिन्हें हम कहते हैं। मजूमदार एवं मदान के शब्दों में संगोत्र या संबंध सूचक शब्द संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। जब हम किन्हीं लोगों के नातेदारी के नियमों तथा व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हमें यह अवश्य ही पूछना होगा कि वे स्वजनों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनमें भेद किस आधार पर करते हैं तथा उनको पुकारने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नातेदारों को संबोधित करने के शब्द उनको विभिन्न श्रेणियों और उपश्रेणियों में विभाजित करते हैं। कभी कभी यह विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। मॉर्गन पहला वह विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य की इराकवीस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन में यह बताया कि इराकवीस लोगों में नातेदारों का नामोल्लेख करने का तरीका पश्चिमी समाजों से भिन्न है। जैसे पिता को संबोधित करने के लिए जो शब्द काम में लाया जाता है, उसी शब्द से वे पिता के भाई, मामा के भाई आदि को भी पुकारते हैं। इसी तरह से जो शब्द माँ के लिए प्रयुक्त होता है, वहीं माँ की बहन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इस विलक्षण घटना की व्याख्या की खोज के लिए मॉर्गन ने संसार के सभी भागों में प्रचलित नातेदारी सूचक शब्दों का अध्ययन किया और उन्होंने यह बताया कि भौतिक रूप से दूर होने या समय की दृष्टि से आगे पीछे रहने वाले देशों में भी नातेदारी की समान प्रकार की नाम पद्धति है। कुछ नाम पद्धतियाँ तो सभी देशों एवं समाजों में प्रचलन में है। मॉर्गन ने नातेदारी तत्वों को समझने के लिए शब्दावलियों के अध्ययन को राजमार्ग बताया। उन्होंने कहा कि शब्दावली को वर्गीकरण की एक पद्धति के रूप में बताया जाता है जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार नातेदारों को वर्गीकृत करते हैं। नातेदारी शब्दावली को समझने से हम नातेदारी तंत्रों के उद्विकास को समझ सकते हैं, क्योंकि यह भूतकालीन व्यवस्था को समझने का सूत्र प्रदान करती हैं। मॉर्गन ने विश्व में प्रचलित नातेदारी शब्दों का अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। पहला वर्गात्मक शब्द सूचक संज्ञाएं और दूसरा व्यक्तिकात्मक या वर्णनात्मक या विशिष्टात्मक शब्द सूचक संज्ञाएं। ये दो महत्वपूर्ण स्वरूप मॉर्गन ने बताए हैं जो कि सर्वमान्य रूप से व्याप्त हैं समाज में और इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं नातेदारी संबंधों को जानने के लिए, पहचानने के लिए। अब हम ये जानें कि विशिष्ट वर्णनात्मक या व्यक्तिकात्मक शब्द जो संज्ञा है वह क्या होती है या वर्गात्मक संज्ञा क्या होती है। पहले हम विशिष्ट वर्णनात्मक या व्यक्तिकात्मक जो शब्द हैं उसके बारे में यथार्थ संबंध सूचक होते हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से है जो समाज में पिता के संबंध के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से जो विशिष्ट संबंध होते हैं जिनको हम एक ही शब्द से संबोधित करते हैं उनको हम विशिष्टात्मक शब्द संज्ञा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण जैसे पुत्र, पत्नी, माँ आदि अनेक ऐसे ही विशिष्ट शब्द हैं जिनको संबोधित करने से हमें यह समझ में आता है कि हमने किस व्यक्ति को संबोधित किया है। उसको हम व्यक्तिकात्मक संज्ञा कहते हैं या उसको हम विशिष्टात्मक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वह विशिष्ट व्यक्ति है, समाज में एक पद पाया जाता है उसका, और क्योंकि विशिष्ट है इसीलिए विशिष्टात्मक, और एक व्यक्ति को हमने संबोधित किया है इसीलिए वो व्यक्तिकात्मक संज्ञा हो जाती है। दूसरे पर हम चर्चा करें जिसे हम वर्गात्मक संज्ञा कहते हैं। यह जो विशिष्टात्मक संज्ञाएं हैं उसके विपरीत
वर्गात्मक पद्धति पाई जाती है और इसके अंतर्गत एक शाखीय एवं भिन्न शाखीय कई व्यक्तियों और प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही शब्द सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो असम के जो सेमी नागा जनजाति हैं, उस जनजाति में अजा शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस अजा शब्द का अर्थ होता है माँ, पिता के भाई की पत्नी अर्थात जिसे हम चाची या ताई जी कहते हैं। इसी प्रकार से मौसी, इन तीनों संबंधियों के लिए इस शब्द को काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अपू शब्द का प्रयोग पिता के भाई एवं माँ की बहन के पति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें भी पूरा एक वर्ग शामिल हो गया है, पिता के भाई चाचा या ताऊ जी और माँ की बहन का पति अर्थात मौसी का पति जिसे हम मौसा जी कहते हैं। इन सब के लिए एक ही शब्द संज्ञा प्रयोग में ली जाती है। इसी प्रकार से आमी शब्द बुआ और सास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरी जो जनजाति है जैसे कुकी लोगों में हेपू शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, ससुर, ममेरा भाई आदि विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न पीढ़ियों के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यह देखें तो जो विपरीत लिंगीय सदस्य होते हैं उनके लिए भी एक ही शब्द काम में लिया जाता है। अंग्रेजी में कजिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, समाज में बहुत प्रचलन में है और इस कजिन शब्द में पूरा एक वर्ग समाहित है। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे जो भी भाई बहन होते हैं उन भाई बहनों के लिए हम कजिन शब्द को काम में लेते हैं। इसी प्रकार अंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम पिता के भाई, मामा, फूफा, मौसा आदि सब संबंधियों को शामिल करते हैं। तो ये है वर्गात्मक पद्धति जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे संबंधियों को शामिल करते हैं। डॉक्टर रिवर्स ने संबंध सूचक संज्ञाओं की एक तीसरी पद्धति का भी उल्लेख किया है जिसका प्रयोग जैविक परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। ये था जो महत्वपूर्ण नातेदारी संज्ञाएं हैं या नातेदारी संबंध हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। अगर वह व्यक्ति विशिष्ट है, किसी एक ही संबंध को समाज में प्रकट कर रहा है तो उसे हम विशिष्टात्मक संज्ञा कहते हैं। और अगर संबोधित करते वक्त हमें ये स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है या पूरा एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे हम वर्गात्मक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं। अब हम चर्चा करेंगे नातेदारी के नियामक व्यवहारों पर या नातेदारी की जो रीतियाँ होती हैं उन रीतियों पर। कौन कौन सी रीतियाँ समाज में प्रचलन में हैं। जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता, वरन उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारे जो व्यवहार होते हैं वो व्यवहार भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित होते हैं तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, हंसी मजाक पर आधारित होते हैं। इनके उदाहरण अगर हम देखें तो संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम का और जीजा साली के बीच मधुरता का। अतः समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार का व्यवहार होगा इसके नियम बने होते हैं जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। ये जो नातेदारी की रीतियाँ समाज में प्रचलन है उन पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली रीति है परिहार या विमुखता। इसका अर्थ है कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करें, पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना वर्जित है या किसी न किसी प्रकार से संबंधियों के साथ परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो वे संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। ये है परिहार या विमुखता। जिन संबंधियों से हमें दूरी बरतनी है उन संबंधियों के बारे में।
परिहार के संबंध विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्वरूप से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ समाजों में भाई बहन परिहार, सास दामाद परिहार, सास बहू परिहार, ससुर पुत्र वधू परिहार, ससुर दामाद परिहार, ज्येष्ठ भाई जो होता है जेठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार, स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार। ये कुछ परिहार हैं जो समाज में पाए जाते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा इनको समझें कि जो विभिन्न जनजातियां हैं उन जनजातियों में किस प्रकार से ये परिहार पाए जाते थे। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। लंका की वेडायड जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है। यहाँ तक कि वे एक ही छत के नीचे सो भी नहीं सकते हैं और साथ साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर तो इस प्रकार के परिहार पराकाष्ठा तक पहुँच गए हैं। रिवर्स ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जबकि भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई को प्रवेश की इजाज़त नहीं होती जिसमें बहन का शव पड़ा हो। प्रोब्रियांडा द्वीपवासियों में यदि भाई अपनी बहन को प्रेमाचार करते देख ले तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये परिहार का स्वरूप है कि किस प्रकार से भाई बहन में परिहार का पालन किया जाता है। पुत्र वधू और सास ससुर परिहार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। योकाधीर जनजाति में बहू अपने ससुर और जेठ के चेहरे नहीं देख सकती। दामाद को भी अपने सास और ससुर के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार ओस्टियाक जनजाति में जब तक कोई संतान पैदा ना हो बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही होती है और उनका कहीं सामना हो जाता है तो वे मुंह छिपा लेते हैं। इसी प्रकार न्यू गिनी की बुकाऊ जनजाति में दामाद और सास ससुर एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते, परस्पर छू नहीं सकते और न ही भोजन साथ कर सकते हैं। ससुर को दामाद के सामने भोजन करना होता है तो वह मुंह ढक कर करता है। यदि दामाद ससुर का खुला मुंह देख ले तो वहाँ से उठकर भाग जाता है। कई जनजातियों में सास अपने दामाद का नाम तक नहीं लेती। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में सास यदि जंगल में लकड़ियाँ चुन रही हो और उधर से दामाद आ जाए तो उसे पेड़ के पीछे छुप जाना होता है। ये परिहार का स्वरूप है जो सास ससुर पुत्र वधू और दामाद इनमें पाया जाता है। भारतीय समाज में भी सास ससुर एवं ज्येष्ठ से पुत्र वधू परिहार रखती है। यदि यही नहीं, पति के पिता के भाई व पत्नियों से भी बहू परिहार रखती है। इसी तरह से छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से भी परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। ये कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं जिनके अनुसार हम परिहार का पालन करते हैं। अब सवाल ये है कि ये परिहार समाज में अस्तित्व में क्यों आए, किस प्रकार से हम इन परिहारों का पालन करते आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो समाजशास्त्री टाइलर हैं उन्होंने बताया कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में दामाद बाहर का व्यक्ति होने से एक अपरिचित व्यक्ति माना जाता था। जब वह अपनी पत्नी के साथ रहने को आता था तो उसे सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहारों का पालन करना पड़ता था। टाइलर सास दामाद परिहार का कारण प्राचीन काल के मातृसत्तात्मक परिवारों को मानते हैं। पितृसत्तात्मक परिवारों में ससुर वधू परिहार भी इसी प्रकार पनपे, किंतु टाइलर की इस बात को कई विद्वानों ने नहीं माना। उनका मानना है कि यदि मातृसत्तात्मक परिवार ही हैं तो ऐसे परिवार पनपे तो होपी व जूनी जनजातियों में जो मातृसत्तात्मक हैं सास दामाद परिवार क्यों नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की कई जनजातियाँ जो पितृस्थानीय हैं दामाद से परिहार का संबंध रखती हैं परंतु बहू से नहीं रखती हैं। दूसरे जो समाजशास्त्री हैं फ्रेजर, उन्होंने परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को बताया है। उनका मत है कि कहीं उन लोगों में यौन संबंध न हो जाएं जो निकट के रिश्तेदार हैं, जिनसे यौन संबंधों की मनाही है, इसलिए ही भाई बहन एवं सास दामाद परिहार पनपे होंगे।
फ्रेजर का मत है कि विपरीत यौन संबंधियों के परिहार तक तो उचित है, लेकिन यह एक ही लिंग के संबंधियों में, जैसे सास वधू, ससुर दामाद, इनमें भी परिहार जो होता है उसको स्पष्ट नहीं करता। फ्रेजर ऐसे परिहार को बाद में विकसित हुआ मानते हैं। नेक्स्ट, फ्रायड ने इसकी व्याख्या की है। फ्रायड की व्याख्या भी यौन निषेधों से संबंधित है। उनके अनुसार लड़के व लड़कियों में विपरीत लिंगीय माता पिता के प्रति यौन कामना बचपन से विद्यमान होती है। इस भावना को विकसित होने से रोकने के लिए परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ। परिहार का पालन इसलिए किया जाता है कि बच्चा युवा होने पर कहीं कोई त्रुटि ना कर बैठे। सास एवं दामाद तथा ससुर एवं बहू के परिहार का मुख्य कारण यही रहा है कि उनके बीच यौन आकर्षण को रोका जाए। यदि इस बात को स्वीकार कर लें तो ऐसी प्रथाएं भी समाज में प्रचलन में हैं। गारो जनजाति एवं सेमी नागाओं में तो एक दामाद अपनी विधवा सास से विवाह तक कर लेता है। अतः दामाद व सास का परिहार यौन आकर्षण को रोकना कैसे हो सकता है? एक ही लिंग के लोगों में परिहार की व्याख्या फ्राइड के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट नहीं होती। अगली व्याख्या रेडक्लिफ ब्राउन ने की है और उनका मानना है कि परिहार एक सामाजिक तथ्य है, अतः उसकी सब व्याख्या भी सामाजिक आधार पर ही की जानी चाहिए। समाज में कुछ व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता हो, यह दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या की बात होती है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी शत्रुता की स्थितियों को न पनपने देने के लिए ही परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ होगा। ये कुछ अवधारणाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि परिहार क्यों अस्तित्व में आया और क्या कारण इसके पीछे रहे। परिहार के सामान्य प्रकारों में पति पत्नी के नाम का प्रयोग करना भी निषिद्ध है। इसके पीछे जादू टोने का भय भी आदिम जनजातियों में रहा होगा। इस संदर्भ में एक और बात स्मरणीय है कि जिन लोगों में परिहार के संबंध पाए जाते हैं उनमें सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होते, वरन आदर एवं मैत्री के भाव भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो समाज ने अपनी संस्थाओं को बनाए रखने के लिए, समाज ने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में इन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने लागू किया। तो जो नातेदारी की रीतियां हैं उनमें सबसे पहला स्वरूप परिहार है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। और भी नातेदारी की रीतियां समाज में पाई जाती हैं, जैसे परिहास या हंसी मजाक के संबंध, माध्यमिक संबोधन, मातुले, पितृस्वश्रेय, सहप्रसविता या सहकष्टी की प्रथा। ये सारी रीतियां हैं जो समाज में पाई जाती हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।